AIMIM के जो संस्थापक कह ले, उनको अध्यक्ष कह ले, जो भी कह सकते हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी, वो खुल करके एक बार फिर हर उस दल को निशाने पर ले रहे हैं जिनको निशाने पर लेने से उनके पास मुस्लिम वोट बैंक बिल्कुल उसका ध्रुवीकरण होकर के उनके पास आ जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इस बार बीजेपी को भी निशाने पर लिया, उन्होंने चिराग पासवान को भी निशाने पर लिया और निशाने पर लिया है आरजेडी को। और जिस तरीके से वो सवाल खड़े कर रहे हैं उससे जो सवाल है उसके पीछे की रणनीति समझ में आ रही है। और असदुद्दीन ओवैसी साफ साफ ये कह चुके हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा केवल चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षा मुस्लिम समुदाय को हक दिलाने की है। तो आखिरकार वो रणनीति क्या है, किस तरीके से वो इस पर आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से वो मुस्लिम समुदाय को उसका वाजिब हक व हुकूक देने की बात कर रहे हैं, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से मुसलमानों के दिल को टटोलने का काम किया है, जिस तरीके से उनकी भावनाओं तक पहुंचने की कोशिश की है, जिस तरीके से उनकी संवेदनाओं को झकझोरने की कोशिश की है, उससे यही लग रहा है कि वो न सिर्फ वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं, बल्कि उन्हें चिंता इस बात की भी है कि अगर किसी तरीके से सत्ता की भागीदारी मिल गई तो शीर्ष पद पर कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि ओवैसी ने एक तरफ मतलब इशारों में ही कही है, नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में वो ये कह जाते हैं कि जो लोग मुसलमानों को नमक हराम कह रहे हैं वो अपने गिरवा में झांके। जी हाँ, और नमक हराम कहा किसने? तो ये नमक हराम वाला शब्द जो है, अगर परोक्ष तरीके से बात करें या प्रत्यक्ष तरीके से बात करें तो दो तीन तबके से इस तरह की बातें सामने आई। एक तबका तो बीजेपी का है, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके बयान बहुत चर्चा में रहे मुसलमानों को लेकर के, और उस पर पलटवार किया ओवैसी ने। और दूसरा बयान अगर हम उसकी बात करें तो वो चिराग पासवान का रहा, जो घटक दल हैं NDA के। उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमने तो मुसलमानों को हक दिलाने की बात की, मेरे दिवंगत पिता श्री रामविलास पासवान जी ने मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए अपनी पार्टी को कुर्बान तक कर दिया, इसके बावजूद मुसलमानों से हमें समर्थन नहीं मिला। चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मुसलमान कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया 2005 में तो इसके पीछे आरजेडी का बड़ा हाथ था। अगर आरजेडी चाहती और वो अगर रामविलास पासवान का उस वक्त समर्थन कर देती तो शायद बिहार को पहला मुस्लिम चीफ मिनिस्टर मिल जाता। यानी कि इसके बहाने जिस तरीके से चिराग पासवान ने हमला किया आरजेडी के ऊपर, तो वो भी अब निशाने पर है ओवैसी साहब के। क्योंकि ओवैसी ने यह भी कह दिया कि हमने तो कई बार कोशिश की आरजेडी को मनाने की, कई बार कोशिश की महागठबंधन का हिस्सा बनने की, लेकिन आरजेडी ने जानबूझ करके हमें अपना साथ नहीं दिया, हमें महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया। और ये MY की बात करते हैं, यानी कि मुस्लिम और यादव की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिमों का इस्तेमाल केवल इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए किया है। मुसलमानों के हक की बात कभी आरजेडी ने भी नहीं की। अब इस तरह की बातें वो मुंगेर में करते हुए नजर आते हैं, वहां पे अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील करते नजर आते हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों ओवैसी साहब ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की है, जिस तरीके से सीमांचल में तमाम जो अपने प्रत्याशियों को उतारा है उनके पक्ष में मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर जिस तरीके से जन सुराज पार्टी उनका खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवैसी वहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला देते हुए नजर आ रहे हैं। यह अलग बात है कि ओवैसी खुद कहते हैं कि हमारी पार्टी मुसलमानों के हक के लिए काम करती है, और यहां से लेकर के दक्षिण भारत तक हर जगह पर मुसलमानों की आवाज उठाने का काम AIMIM ने किया है। लेकिन जब केवल सीमांचल की बात होती है, उन 4 जिलों की बात होती है जहां पर अच्छी खासी तादाद है, जिसमें से 1-2 जिले ऐसे हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में, यानी कह लीजिए बहुसंख्यक के तौर पर हैं मुसलमान, तो
उन 24 विधानसभा सीटों पर जो 4 जिले हैं, चाहे वो कटिहार की बात कर लें, पूर्णिया की बात कर लें, अररिया की बात कर लें, किशनगंज की बात कर लें, तो ये वो 4 जिले हैं जहां से 24 विधानसभा सीटें आती है और वहां पर जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं ओवैसी। और साथ ही चूंकि वहां पर मुसलमानों की जो तादाद है वो निर्णायक भूमिका निभाती रही है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं ओवैसी कि इस बार हमें वहां से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि पिछली बार 5 विधायक बने थे ओवैसी के। ये अलग बात है कि बाद में वो आरजेडी में चले गए, यानी कि जो सत्ता का खेल था उसमें ओवैसी अपने विधायकों को कुछ दे नहीं पा रहे थे और विधायकों को लगा कि आरजेडी में शामिल होकर के सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी यानी कि आरजेडी की बात कर लें, महागठबंधन की बात कर लें, तो 17 महीने तक सरकार का हिस्सा बनकर रहे थे। अब ओवैसी ये चाहते हैं कि एक तरफ तो बीजेपी को निशाने पर लिया जाए, ये कह करके कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमें नमक हराम कह रही है, यानी कि मुसलमानों को नमक हराम कह रही है। दूसरी तरफ इसी बहाने बीजेपी की जो सहयोगी दल है, जो एनडीए के घटक दल हैं, एलजेपीआर की बात मैं कर रहा हूं, जो कि चिराग पासवान के नेतृत्व में ये पार्टी आगे चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। सीमांचल में भी कुछ उम्मीदवार उतारे हैं, बाकी पूरे प्रदेश में 29 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान। तो इस बहाने से ओवैसी ने एक तीर से 3 निशाने साधने का काम किया है। वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, वो आरजेडी की बात कर रहे हैं और साथ ही चौथे निशाने पर खुद जनसुराज पार्टी है। तो कुल मिलाकर के वो इसी बहाने से ये साबित कर देना चाहते हैं कि उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, यहां तक कि बात जब आरजेडी पर आई मुसलमानों को लेकर के, तो आरजेडी ने साफ साफ कह दिया कि इसमें वक्फ बिल के सहारे जब उन्होंने हमला किया तेजस्वी यादव ने, तो तेजस्वी यादव ने इस पे निशाने पर लिया था जेडीयू को। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि अगर जेडीयू चाहती, अगर वो विरोध करती, तो शायद वक्फ बिल जो संशोधन अधिनियम बना था अप्रैल में, तो वो पास नहीं हो पाता। यानी कि आरजेडी ने जेडीयू पर निशाना साधा और ओवैसी जिस तरीके से आरजेडी पर निशाना साध रही है, उससे इनडायरेक्टली जेडीयू तक बात पहुंच रही है। और सीमांचल का पूरा इलाका ऐसा है जहां पर अगर आपने मुस्लिम वोट बैंक को अपने फेवर में कर लिया तो वहां से 24 सीटें निकालना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। और इसी कोशिश में जुटे हुए हैं तेजस्वी यादव, इसी कोशिश में जुटे हुए हैं ओवैसी, इसी कोशिश में जुटे हुए हैं प्रशांत किशोर। और एनडीए को ऐसा लगता है कि अगर ये 3 जो त्रिकोणीय मुकाबला अगर इन 3 पार्टियों के बीच में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हो जाए, तो हो सकता है कि इसका फायदा वहां पर जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनको मिल जाए, वहां से बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उनको मिल जाए। तो कुल मिलाकर के ओवैसी जिस तरीके से सख्त तेवर अपना रहे हैं, उससे उनकी पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद समझ में आएगी बात। लेकिन इसका फायदा और नुकसान हो सकता है कि आरजेडी और जनसुराज को हो जाए, और ओवैसी को अगर ज़्यादा फायदा नहीं हुआ तो इसका कुछ फायदा एनडीए को भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ओवैसी मुसलमानों की हक की बात कर रहे हैं, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, उनको सत्ता में भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई 17 से 18% जो आबादी है उसका कोई उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, उनका कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, ये सवाल लगातार उठा रहे हैं। और इस सवाल का जवाब ना आरजेडी दे पा रही, क्योंकि पिछले दिनों जो महागठबंधन की तरफ से घोषणा हुआ कि भाई जो तेजस्वी यादव हैं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, उस वक्त से ही ओवैसी लगातार मुखर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भाई क्या वाकई जिस तरीके से चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जो मुसलमान हैं वो आरजेडी के लिए केवल बंधुआ मजदूर की तरह हैं, बंधुआ वोट बैंक हैं, और जो सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, जो जिस तरीके से उनको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, तो आरजेडी ने कभी दिया ही नहीं। तो ओवैसी को भी लगता है कि कहीं जो चिराग पासवान कह रहे हैं वो बात सही तो नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के यही माना जा सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके से हर पार्टी जुटी हुई है और कोशिश कर रही है कि एक बड़ा तबका, ये जो 17-18% का तबका है, वो उनके फेवर में चला जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।